बड़ा मुद्दा है देश का, सैनिकों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जब तक, और आज काफ़ी दिन से चल रहा है। और आज इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीके गांधी जी। गांधी जी, अपने बारे में ज़रा सा बताएं, आपका जो क्या कहते हैं सफ़र रहा है अब तक का, थोड़ा संक्षिप्त में आप जानकारी दें। देखिए, मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ ग्रुप कैप्टन के रैंक में। मैंने एयरफोर्स में 30 साल नौकरी करी है और एयरफोर्स के जितने भी बेस्ट से बेस्ट बहुत मॉडर्न से मॉडर्न जहाज़ हैं उनका मेंटेनेंस का इंचार्ज मैं रहा। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्विसेज को देखते हुए एयरफोर्स ने मेरे को 2 बारी मेरी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करा है। एक बारी उन्होंने मेरे को चीफ ऑफ एयर स्टाफ की कमेंडेशंस दी हैं और दूसरी बारी मेरे को VSM, जिसको हम विशिष्ट सेवा मेडल बोलते हैं, जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है, वो मिला। उसके बाद 30 साल के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके एयरफोर्स छोड़ी थी। आपने VRS लिया था? इसको हम VRS नहीं बोलते हैं, इसको हम प्री मैच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं कि मेरी अभी 8 साल की नौकरी और रहती थी अगर मैं करना चाहता। अभी ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे अब तक बीजेपी गवर्नमेंट या इस तरह का NDA गवर्नमेंट ने नहीं माना? देखिए, सवाल ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन एक मूल सिद्ध अधिकार है। आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ और सारे देश को आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि फौज के अंदर हम रैंक बेस्ड काम करते हैं। एक सीनियर अफसर के आदेश के ऊपर हमारे जूनियर अफसर और सैनिक अपनी जान तक न्यौछावर हैं। तो हमारे हायरार्की के अंदर रैंक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है और सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1973 से पहले फौज में रैंक बेस्ड पेंशन दी जाती थी, जिसमें ये इंश्योर किया जाता था कि किसी भी जूनियर को किसी भी सीनियर रैंक से ज़्यादा पेंशन ना मिले। आपको मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त हमारे JCOs और ORs को उनकी लास्ट पे राउंड की 70% पेंशन दी जाती है। आखिर अगर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद से तक ये सिस्टम अगर चालू रहा जिसमें 70% पेंशन दी जाती थी, इसका केवल एक ही रीज़न था कि हमारे जवानों को 40 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता था, इसलिए उनको 70% पेंशन दी जाती थी और ऑफिसर्स को 50% पेंशन दी जाती थी। 73 के अंदर से पहले 1971 की अगर आपको लड़ाई याद है, 1971 में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसका सारे विश्व में कोई बराबरी नहीं। मैं बस समझा रहा हूँ आपको, मैं पूरी आप समझ लीजिए, फिर आपको हमने अपने दुश्मन के 2 टुकड़े कर दिए, एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश को। दुश्मन के 93,000 हमने सैनिकों को POW बनाया। ये अगर आप विश्व का इतिहास देखें तो आज तक किसी भी सेना ने किसी भी युद्ध में ये काम नहीं किया। इतनी निर्णायक विजय आज तक नहीं। सेना ने 2 धड़ों में बांट तो दिया 71 के युद्ध के बाद, लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या, मैं लीक से हटके थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैं आपको वो भी बहुत बड़ी समस्या बांग्लादेश थोड़ा सा समय रखिए, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। उसके बावजूद इंडियन आर्मी को तो देश की तरफ से इनाम मिलना चाहिए, उनको और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थे, उनको नए वेपन मिलने चाहिए थे। और 1973 में क्या कर दिया सरकार ने, पेंशन कम करके 50% कर दी 70 से। हमारी पेंशन जो 1 रैंक 1 पेंशन थी उसको सिविलियन पेंशन से बराबर कर दिया। हो सकता है सरकारी कुछ मजबूरियाँ उसके पीछे। कोई मजबूरियाँ नहीं है साहब, अगर मजबूरियाँ हैं तो आज तक सरकार बताती क्यों नहीं है, फाइल दिखाती क्यों नहीं है? तब इतने ब्रॉड लेवल पे आप लोगों ने तब तो प्रोटेस्ट नहीं किया, इतना ब्रॉड लेवल। तो साहब आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हम फौजी बंदे हैं, हम तब तक हमारा काम देश की सुरक्षा है। आपको ये शायद नहीं मालूम है कि फौज के अंदर
एक सरकार में और फौज के बीच में एक अनरिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक फौजी देश की सुरक्षा के लिए सरकार के आदेश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता है, और उसके बावजूद उसके बदले में सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि फौज की और फौजियों का ध्यान रखें, उनको सुख सुविधा प्रदान करें, और उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के बाद, शहादत के बाद, उनके परिवारों का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जबकि हमने तो अपना काम पूरा किया। देश में जितने युद्ध हुए हैं, सब युद्धों में देश को विजय दिलाई है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चाहे जितना लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया। जितना भी सेना से हो सकता है, सेना ने तो जब आपने ये पूछा कि हमने 1973 के बाद इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो हमने इसलिए ये आवाज़ उठाई कि हमारा काम पैसे मांगना नहीं है, आज हम मर्सिनरी नहीं है। आज क्यों ऐसा है? तब पैसे अब मांगना मैं है, आपको आज- बताता हूँ क्यों। आज हालत ये हो गई है कि सरकार ने पिछले 40 साल के अंदर सेना का जो स्टेटस है उसको बार बार नीचे कर दिया। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटस नंबर 3 होता था इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आज वो 13वें स्थान पे आ गया है। सिमिलरली जहाँ 70% पेंशन होती थी उसको 50% कर दी है, और उसके बाद उसके ऊपर 33 साल का फॉर्मूला लगा जब दिया। 73 में सुनिए। मेरी बात है, आपने कहा 73 में 50% कर दिया, 71 के बाद 73 में 50% कर दिया, 73 से लेकर आज तक करीब 40 साल। 40 साल हो गए। 40 साल में कांग्रेस सरकार थी, तब आप लोगों ने 40 साल में कभी आवाज़ इतनी बुलंद तरीके से नहीं उठाई। सबसे बड़ा मुद्दा आज मोदी जी की मैं सरकार आपको है। समझाने लगा हूँ वही चीज़। 1984 में वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा का नाम दिया था ब्रिगेडियर केपी सिंह देव ने, जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे। तब से बार ये मांग उठाई जा रही है शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से उठाई जा रही है। शांतिपूर्वक तरीके से तो आज भी है, आर्मी कभी हिंसक नहीं होती है। नहीं, हिंसक नहीं है, पर आज हम ज्वलंत आवाज उठा रहे हैं। पहले हम पत्र लिखते थे, मीटिंगें करते थे। हर बार सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स ने इसको 3 कारण देके रिजेक्ट किया। अब आपको 3 कारण नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ। पहला कारण उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, दूसरा उन्होंने बोला फाइनेंशियल रीज़न, और तीसरा उन्होंने बोला लीगल रीज़न। इन 3 कारणों के कारण उन्होंने बोला कि आपको वन रैंक वन पेंशन नहीं दी जा सकती। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या उन्होंने बताया। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास पुराने फौजियों के रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम उनकी पेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है आपको वन रैंक वन पेंशन कैलकुलेट करके देने का। बिल्कुल बिल्कुल, लीगल रीजन, फाइनेंशियल रीजन और जो भी रीजन था आपने बताया। सबसे बड़ी बात है, जब आपने प्रोटेस्ट कैंप शुरू किया था आप लोगों ने, उस समय पे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आते हैं, एक धड़ा आपका उनका विरोध करता है, एक धड़ा उनका सपोर्ट करता है, जबकि 73 से लेकर अब तक 45 साल में आप लोगों ने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपने कहा 3 कारणों से रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी यहाँ आते हैं, उनका एक धड़ा सपोर्ट करता है, आखिर क्यों? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इस मंच के ऊपर राहुल गांधी आए, किसी धड़े ने उनका सपोर्ट नहीं करा। ऐसा देखने को मिला नहीं, सपोर्ट आपको नहीं मैं किया। समझ, आप यही तो गलत फहमी है। इस मंच के ऊपर, ये मंच सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी वन रैंक वन पेंशन को सपोर्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन ये मंच किसी को दिया नहीं जाता। बिल्कुल सही इस है। मंच से हमने माइक आज तक किसी को नहीं दिया। कोई भी आके अपनी राजनीतिक बात इस मंच से नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना कि एक धड़ ने उनको सपोर्ट किया, गलत है। वो हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वो चाहे देर से जागे हैं, सपोर्ट करने आए, हमने उनका स्वागत किया, उनको यहाँ बैठाया और नमस्कार कर दिया। सरकार कहती है कि 80% मांगे आप लोगों की मान ली गई, तो आखिर 20% के लिए आप लोग इतना प्रोटेस्ट अब क्यों कर रहे हैं? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार को ये मान्य है कि वन रैंक वन पेंशन हमारा जायज़ अधिकार है, जो प्रधानमंत्री जी ने 15 सितंबर 2013 में रेवाड़ी में खड़े होकर बोला है कि आपकी वन रैंक वन पेंशन की जिम्मेदारी मेरी है, कि शायद मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपको वन रैंक वन पेंशन मेरे हाथ से मिलेगी, और अगर मान्य है तो केवल 80% क्यों दे रहे हैं, वो 20% क्यों नहीं दे रहे हैं? 20% में ऐसा कौन सा मुद्दा है? BRS का मुद्दा है, इसके अलावा और कौन सा मुद्दा आप समझ रहे हैं? 20% में मुद्दा ये है, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल परिभाषा का है।
हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस वाले हैं, ये हमारी परिभाषा को अप्रूव नहीं होने देना चाहते। ये परिभाषा 2 पार्लियामेंट ने अप्रूव करी है। देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे आके उसको सपोर्ट करा है, जिसमें आपने भी राहुल गांधी का नाम दिया, येचुरी साहब ने किया, अकालीज ने किया, सब ने यहाँ पे आके उसको सपोर्ट करा है। गांधी जी, एक छोटा सा सवाल, मेरा सवाल सीधा है कि ऐसी कौन सी 2-4 बातें हैं जिन्हें सरकार ने नहीं मानी और आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, सरकार बोलती है कि 2014 में हम आपको पेंशन देंगे, पर हम आपको बेस ईयर देंगे 2013। क्यों? फिर बोलते हैं कि हम बेस ईयर के अंदर भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल के देंगे। फिर हमारी परिभाषा तोड़ रहे हैं। आपको ये बता दूं मैं, आप बड़े समझदार हैं। नहीं, आप सुनिए, कोई भी जब बजट पास होता है, उस बजट के अंदर जितने भी प्रावधान किए जाते हैं, जितने भी आर्टिकल किए जाते हैं, वो सारे 1 अप्रैल से लागू होते हैं कि कोई 1 दिसंबर से लागू होता है? 1 अप्रैल से लागू। जब ये 1 रैंक 1 पेंशन 2 बजट में पास हुई, 2 पार्लियामेंट ने पास करी है, 2 पार्लियामेंट ने पास करी है, तो ये 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए। सरकार ये क्यों बोलती है कि हम 1 जुलाई से देंगे? सरकार इसके लिए ये रीज़न देती है कि उन्होंने 26 मई को टेक ओवर करा है, इसलिए वो 1 जुलाई को देना चाहते हैं। मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि अगर उन्होंने 26 मई से टेक ओवर करा है, 1 अप्रैल और 26 मई के बीच में मेरे से इनकम टैक्स नहीं लेंगे क्या? अगर वो मेरे से इनकम टैक्स लेंगे तो मेरे को 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं देंगे? सरकार के सारे जो उन्होंने कारण बताए हैं 1 रैंक 1 पेंशन को डिले करने का, पूरा ना देने का, सारे झूठे हैं, गलत है। आपको एक बात और बता दूं, सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स बार बार ये कहते हैं कि अगर हम इनको 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, सरकार कंगाल हो जाएगी। 8,400 करोड़ तो आपके रक्षा मंत्री ने मांगा है। रक्षा मंत्री ने जो कैलकुलेशन करके दिए हैं 8,296 करोड़। सिर्फ आपके ही मुद्दे हैं? सिर्फ यही 2 मुद्दे हैं। मुझको ये बताइए कि अगर 8,296 करोड़ आपका रक्षा मंत्री बोलता है और आप कहते हैं हम 10,000 करोड़ दे रहे हैं, तो ये फिर बीच में 2013 और मीन एवरेज और 1 जुलाई और 5 साल, ये क्यों? वीआरएस का मुद्दा शायद आपके वीआरएस का मुद्दा तो खत्म हो गया। वो तो झूठ बोला था सरकार ने। हमको देश को भ्रमित करने के लिए वो मुद्दा डाला गया था, हमको डराने के लिए मुद्दा डाला गया था। एक आखिरी सवाल है कि सुना है कि आप ये जो 80% मांगे सरकार ने मांगी है, इसमें आपका जो शुरुआती प्रोटेस्ट था, इसमें से ये प्रोटेस्ट कुछ धड़ों में बढ़ गया। कुछ लोग मानने को तैयार हो गए हैं सरकार की मांगे, सुनने में ऐसा आया है। और कुछ लोग बड़ी समझदार की बात कर रहे हैं आप मुझको ये बताएं, बीजेपी में कीर्ति आज़ाद क्या कर रहे हैं? कीर्ति आज़ाद किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, तो धड़ तो है ना। बीजेपी ने कीर्ति आज़ाद को निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? लेकिन अभी उस पर कार्यवाही तो साहब, ये हिंदुस्तान है, ये एक स्वतंत्र देश है। हर नागरिक स्वतंत्र है अपना विचार रखने के लिए। अगर कीर्ति आज़ाद अपना विचार रख सकते हैं, दिग्विजय सिंह अपना विचार रख सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी हर बार बोलती है कि ये उनका पर्सनल विचार है। हिंदुस्तान है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर हमारे कुछ सैनिकों ने बोल दिया कि हमको ये मंजूर है और ये मंजूर नहीं है, तो उसमें कितना देश गर्म क्यों हो रहा है? तो बीके गांधी जी को लगता है कि लोगों की अपनी विचारधारा है, लोगों की अपनी आप ये याद कर लीजिए कि 99% लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं। 99% लोगों को जुड़ने की बात नहीं, लेकिन जो भीड़ पहले यहाँ पर मुकर्रर दिखाई पड़ती थी, आजकल फिलहाल उतनी भीड़ नहीं है। आज की वो भीड़ इसलिए नहीं है, आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, वो भीड़ इसलिए नहीं है कि वो सपोर्ट में नहीं है। सर्दियाँ हैं, सब 85 साल के वृद्ध बुढ़े हैं। आप अपने बिस्तर से कब निकलते हैं? हम तो 5 बजे निकल जाते हैं। 5 बजे निकल जाते हैं, पर एक भारतीय कितने सर्दियों में इतने बिस्तर से कब निकलता है? उसके बावजूद यहाँ पे आगे लोग बैठते हैं। ये मत बोलिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। जिस वक्त स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जब हमने 13 दिसंबर को रैली करी थी, यहाँ 20,000 लोग थे। मैंने कवर भी किया था। तो जब आपने कवर किया था तो फिर ये कहना गलत है कि यहाँ स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ यहाँ पे है, वो सिर्फ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। मेरा वही सवाल
सवाल था कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि धड़े बढ़ गए हैं, बस ये आखिरी मैंने तो आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर दिग्विजय सिंह जो बोले तो बोल सकता है, कीर्ति आज़ाद जो बोले तो बोल सकता है, शत्रुघ्न सिन्हा जो बोले तो बोल सकता है, क्या एक फौजी जो चाहे वो नहीं बोल सकता? तो फौजी को तो पूरी आज़ादी होती है देश की तो फिर ये गलत हमारे बात साथ है। बातचीत करने के ये लिए गांधी कहना गलत है कि यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका